अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज है 17 फरवरी 2024, हफ्ते का दिन, और आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक स्लाइड। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर मैगजीन के साथ जो एफिलिएटेड है, उसने एक अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज है 17 फरवरी 2024, हफ्ते का रोज, हफ्ते का इख्तिताम हुआ, और द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का हिस्सा है, ब्रिटानिया से बेस्ड है, ये हर साल एक इंडेक्स शाया करते हैं ऑन द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड के ऊपर। और इस बार पाकिस्तान has slid from a hybrid regime to, according to Economist Intelligence Unit, an authoritarian regime। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि पिछले साल तक पाकिस्तान एक हाइब्रिड रिजीम समझी जाती थी, जिसमें अथॉरिटेरियन टेंडेंसी जरूर मौजूद थी, लेकिन साथ साथ उसके जमहूरी अनासर भी शामिल थे। मगर इस बार पाकिस्तान को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कंप्लीटली एक अथॉरिटेरियन रिजीम करार दे दिया है। इसका यह मतलब है कि एटलीस्ट इस असेसमेंट के थ्रू जो एक फसाद था, जो एक कवर था पाकिस्तान के ऊपर कि हाँ यार, ये अभी नॉमिनली यानी कुछ हद तक अभी भी डेमोक्रेसी मौजूद है इस मुल्क के अंदर, वो अब खत्म हो चुका है। वो जो एक पर्दा था वो उठ चुका है। और इसके पीछे वजूहात क्या हैं? खैर, हमारे सामने पिछले 2 हफ्ते के अंदर हमने एक ऐसा इलेक्शन देखा जिसमें जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई गईं, जिसमें रातों रात डाका मारा गया लोगों की मैंडेट के ऊपर, और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आफ्टर शॉक्स हैं, वो अभी तक महसूस हो रहे हैं 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद भी। और दुनिया के सामने ये एक ऐसा एक तमाशा बन के आ गया है कि हमने ऐसी मिसाल, इस चीज की मिसाल एटलीस्ट अपनी जिंदगियों में तो शायद ना देखी हो, कि इतने ब्लेटेंट तरीके से ऐसे इलेक्शन के ऊपर, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें थी, इलेक्शन ऑब्जर्वर भी थे, उनके सामने इतनी खुलेआम धांधली जो हुई इलेक्शन से पहले, प्री पोल रिगिंग के जरिए, इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद होने के बाद पूरा दिन 24 घंटे तक इंटरनेट आपकी बंद रही, और जब इलेक्शन रिजल्ट्स आना बंद हो गए, रात को ट्रांसमिट होना बंद हो गए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के बाद, तो जो डाका पड़ा, खैर आहिस्ता आहिस्ता वो डाके थोड़े रिवर्स हुए हैं, हो रहे हैं, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट था पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक स्टैंडिंग के अंदर, वो अब ये हाल है कि जी पूरे एशिया के अंदर जितने ममालिक हैं, जितनी असेसमेंट्स हुई, उसके अंदर एक ही मुल्क है जो रिग्रेस हुआ है, जो स्लाइड हुआ है डेमोक्रेसीज इंडेक्स से, और वो है पाकिस्तान। वजूहात जैसे मैंने जिक्र किया बहुत है इसकी, लेकिन ये चीज़ 8 फरवरी को इलेक्शन के दिन शुरू नहीं हुई। ये असेसमेंट भी पूरे साल को मद्देनजर रखते हुए की जाती है। सिर्फ ये कुछ हफ्ते या चंद हफ्ते या 1 महीने या चंद महीने की बात नहीं है। ये एक प्रोग्रेस दिखाई जा रही है कि भाई इस मुल्क के अंदर जो पिछले 1 साल में हुआ है, 9 मई के बाद से आप लगा लें तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर, तो उसकी बुनियाद पे अब हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हम एक आमरियत ज़दा रियासत समझे जाते हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, शायद यानी एक तरीके से मुल्क के लिए तो बहुत ये नुकसानदेह है कि अगर आपको कैटेगराइज कराया जा रहा है कि आप एक अथॉरिटेरियन रिजीम हैं, आप यू आर नो लॉन्गर, यानी डेमोक्रेसी तो एक एंड के ऊपर है, और वो भी डिबेटेबल है कि यार डेमोक्रेसी के अंदर आपकी राइट्स प्रिजर्व होती हैं, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सेस होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, आपका मैंडेट जो डेमोक्रेटिक मैंडेट है, जिसके इर्द गिर्द पूरा निज़ाम यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पार्लियामेंटेरियनिज्म की बुनियाद जो है डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, जो इंतखाबात हैं, अगर उसी के अंदर आपने सरेआम धांधली कर दी, तो जो बाकी जो चीज़ें रहती हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है इसके अंदर, कोर्ट सिस्टम्स की आज़ादी, वो दबाव से कितना अपने आप को बचा सकते हैं। हमने देखा कि जी
कोर्ट सिस्टम जो है अंडर काजी फाइज ईसा साहब, वो इतना यानी रद्द हो चुके हैं, इतने दबाव में आ चुके हैं, यहां तक कि काजी फाइज ईसा साहब ने ओपन यानी इन कैमरा ऑन कैमरा ट्रायल्स का भी मुनक्किद की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन था, लेकिन जो बुनियादी चीजें थी उनसे, जैसे हकूक थे लोगों के, हजारों लोग अभी भी जेल में मौजूद हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आर्बिट्रेरली उनको छोड़ा भी गया। लेकिन ऐसी चीज जिसकी बुनियाद हकाइक में ना हो, जिसकी बुनियाद जमहूरियत में ना हो, जिसकी बुनियाद रूल ऑफ लॉ में ना हो, इन सब की वजह से आज पाकिस्तान को एक अथॉरिटेरियन रजीम करार दे दिया गया है। इसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने इस जमहूरी अमल के थ्रू यानी उम्मीदें लगाई हुई थी, वो आज बिल्कुल दस्तबरदार हो चुके हैं, उनको बाहर फेंक दिया गया है। मगर इन सब चीजों के बावजूद जो एक आप कह लें लड़ाई जो चल रही है, ये जंग जो चल रही है जमहूरियत के लिए, ये थमने का नाम नहीं ले रही। इनफैक्ट इसके अंदर और भी एक तरीके से रविश और जोश और मोमेंटम इसको हासिल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा इस्लामाबाद के मैरियट होटल के अंदर तकरीबन 150 जर्नलिस्ट सहाफ़ी पूरी दुनिया से जमा हुए और उनके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक मौक़िफ़ रखा, स्लाइड्स लगाई बड़ी बड़ी, एक तरफ फॉर्म 45 के जो रिजल्ट थे और एक तरफ फॉर्म 47 के जो रिजल्ट थे। बिल्कुल यानी अगर फॉर्म 45 के रिजल्ट हैं वो कलेक्ट होके फॉर्म 47 में रिफ्लेक्ट होने चाहिए उसी का फोर्स, बट दोनों मुख्तलिफ रिजल्ट दिखा रहे थे। वो तकरीबन 90 के लगभग कंस्टिट्यूंसीज के अंदर इरेगुलरिटीज, एनए की कंस्टिट्यूंसीज के अंदर इरेगुलरिटीज पीटीआई क्लेम करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके जितने ये उम्मीदवार थे जिनके साथ धांधली हुई, वो सब मौजूद थे उधर। एक केओटिक सीन था, मगर ये डेमोक्रेसी इन एक्शन भी थी एक तरीके से, कि वो लोग जिनके साथ ज्यादती हुई, जिनके मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, वो डिस्पाइट एवरीथिंग, डिस्पाइट ये जो अथॉरिटेरियनिज्म है, आमरीत है, इसके बावजूद वो सब लोग जमा हुए और उन्होंने अपना ये मौक़िफ़ दिया, पेश किया दुनिया के सामने। और उस मौक़िफ़ की बुनियाद पर अगर आप देखा जाए कि फॉर्म 45 को अगर आप लेते हैं, वेरीफाई होते हैं ये अगर, तो 180 सीटें पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करता है कि उसने जीती। दूसरी जानिब आपका जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, अगर वो 45 फॉर्म 45 के ऊपर आप जाते हैं और पीटीआई के क्लेम्स के ऊपर जाते हैं, तो उन्होंने सिर्फ 17 सीटें जीती। अब इसके बावजूद एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है पीटीआई के ऊपर भी, क्योंकि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है ऊपर जो लोग इस पूरे अमीरी निज़ाम के ऊपर के ऊपर बैठे हुए हैं, अपने आप को जिन्होंने मुसल्लत किया हुआ है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर बिल्डअप और डेवलप हुआ है पिछले 2 हफ्ते के अंदर। क्योंकि जो इंटरनेशनल कॉल्स आना शुरू हो गई हैं ना अब, फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर पहली बार अमेरिका के अंदर इतनी जोर और शोर से एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। इनफैक्ट अभी व्हाइट हाउस ही बोल रहा है, पहले वो खामोश रहता था कि भाई कि जो भी अपना पाकिस्तान में हुआ है वो बहुत कंसर्निंग है। लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनके मैंडेट के ऊपर इस तरीके से डाका, खैर किसी भी तरीके से डाका नहीं मारा जा सकता। और अब ये प्रेशर ट्रांसलेट हो रहा है टू पाकिस्तान। इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स पाकिस्तान के अंदर, हमने देखा पीर पगाड़ा साहब ने सिंध के अंदर इंटीरियर में एज जीडीए एक बहुत बड़ा जलसा किया। उसमें हजारों की तादाद में, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहां पे आए और उन्होंने भी वार्न किया कि भाई अगर इसी तरीके से चीजें चलती रहीं तो फिर जो गैर जमहूरी अनासिर हैं वही खुल के सामने आ जाएं। क्योंकि जो कुछ हो चुका है उसके अंदर जमहूरियत की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, पीछे से खड़े होके उससे बेहतर है कि सामने आगे कर लो। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि जो लोग इसके आर्किटेक्ट्स हैं या प्लानर्स हैं उनको इस बात का अंदाजा नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। वो वक्त खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने आप को बचाएं, अपने आप को वो सेव करें। इस पूरी ये जो एक हलचल मची हुई है, पैनिक हुआ है, आग लगी हुई है बस्ती में, तो वो क्या कर रहे हैं, टाइम और टैक्टिक्स, डिले टैक्टिक्स, डाइवर्जन क्रिएट करने के बाद वो लोग ये कर रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा मौका मिले, हम स्पेस देने के लिए तैयार हैं, मगर कॉम्प्रोमाइज होनी पड़ेगी।
अच्छा, कॉम्प्रोमाइज किस तरह होनी पड़ेगी कि जिन लोगों के ऊपर उंगलियां उठाई गई कि इन्होंने डाके डाले, उनकी मैंडेट जिनके लिए चोरी की गई, जैसे PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जैसे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जैसे पीपल्स पार्टी, यहां तक कि पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध के अंदर जो बज़ाहिर तौर पर हमने पंजाब में और कुछ हद तक KPK के अंदर और कराची में स्पेशली जो हमने धांधली देखी, वो पीपल्स पार्टी के हलकों में इतनी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के पास फॉर्म 45 के शवाहिद मौजूद हैं और वो प्रेजेंट करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन नून लीग और MQM ने तो, या जो ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या जो छोटी पार्टी थी जो बनाई गई थी टुकड़े करके करने की कोशिश करके PTI की, उनके पास वो फॉर्म 45 का नाम ले ही नहीं रहे। एक तरीके से वो कह रहे हैं कि जी हम जीत गए हैं, अच्छा ये हुआ है। अच्छा, अब अपना थोड़ी जस्टिफिकेशन भी आने शुरू हुई है। एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब जो जिनके ऊपर खुद इल्जामात हैं सियालकोट से, रेहाना डार के खिलाफ वो खड़े हुए थे कि ये धांधली के जरिए जीते हैं, वरना रेहाना डार साहिबा जो थी वो लीड कर रही थी हर कंस्टिट्यूंसीज के अंदर, हाई वोटर टर्नआउट, हाई रिपोर्टिंग के बावजूद ख्वाजा आसिफ साहब को डाका डाल के जिता दिया गया। वो अब कह रहे हैं कि जी जिसने जो हुकूमत बना सकता है नंबर्स के ऊपर, हम उसे वेलकम करेंगे। तो यानी आप अंदाजा लगा लें, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि जी वो डटे हुए हैं एक तरीके से। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी यूथ पॉपुलेशन पाकिस्तान की इतनी बढ़ गई है, यानी बहानेबाजियां। पहले तो अपना आपके अंदर एक अकड़, एक गुरूर वो ही नहीं जा रहा था, और अब जो हकीकत आई है, जो जिस मुकाम पे जमहूरी निज़ाम को लाके खड़ा कर दिया गया है इस मुल्क के अंदर, उसके बाद अगर आप कहें जी अंगूर खट्टे हैं, ये वजह थी अंगूर खट्टे होने की, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, सो इट्स ऑलरेडी टू लेट। इस सब का एंड रिजल्ट ये है कि आज पाकिस्तान को दुनिया में भर में इतनी बदनामी के बावजूद ये कहा जा रहा है कि जी ये तो जमहूरी है ही नहीं। अब इसका क्या इंपैक्ट आएगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, लेंडिंग एजेंसीज के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, अमरीकी फॉरेन पॉलिसी, ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, ये बहुत ही बड़े सवालिया निशान हैं। और ऐसी सिचुएशन में जहां पे इकोनॉमिकली आपकी वैसे ही बुरे हालात हैं, क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि वो और सैंक्शंस को डील करे, और यानी तनकीद को डील करे, और इन्वेस्टमेंट? ये SIFC की बात करते रहते हैं ये लोग। कौन इन्वेस्ट करेगा एक अथॉरिटेरियन कंट्री के अंदर? इनफैक्ट जो आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आपकी कैटेगराइजेशन इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर और वर्सन होती है इस तरीके से, आपके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स और स्लाइड, यानी लोगों को और अंदाजा होता है पूरी दुनिया में कि यार इस मुल्क के अंदर तो कोई कानून है ही नहीं, कोई जमहूरी निज़ाम है ही नहीं। अगर एक बंदे या एक ग्रुप या एक ग्रोह का कंट्रोल है पूरे मुल्क के ऊपर, उसकी सियासत के ऊपर, तो फिर यहां पे कौन इन्वेस्ट करेगा आके? कौन आपसे बात करेगा? तो आपको तो वो इसी तरह ट्रीट करेंगे कि यार ये लोग अपने लोगों की ख्वाहिशों का, जमहूरी ख्वाहिशों का ख्याल नहीं रखते, तो ये औरों का क्या ख्याल करेंगे और हम इनका क्यों ख्याल करें? ये तो एक गॉन केस है। इसको जितने पैसे दो ये तो अंधे कुएं में डालने वाली बात है। आप अपने आप को न्यूक्लियर पावर कहते हैं, आप कहते हैं कि जी आप बहुत ताकतवर हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। इसके कोई मायने नहीं होते अगर उस मुल्क के अंदर कानून, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जमहूरी राइट्स, ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स की कोई अहमियत या कोई पोजीशन नहीं है। वही होगा फिर इवेंचुअली कि आप दुनिया की निगाहों में और एक रोग स्टेट बनते जाएंगे। इनफैक्ट बहुत सारे लोग आपको एक नाकाम स्टेट या फेल्ड स्टेट ऑलरेडी कहते हैं, और इस मरहले के बावजूद तो आपके ऊपर अब मजाक उड़ाएगा दुनिया में कि यार ये इनका हाल है, ये अपने आप को अथॉरिटेरियन स्टेट भी बनाना चाहते हैं, जमहूरी एक फसाद भी रखना चाहते हैं, खुल के सामने भी नहीं आना चाहते, मगर इस सब के बावजूद ये एक सही तरीके से इलेक्शन भी नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया बीवेयर, व्लादिमीर पुतिन बीवेयर, एर्दोआन साहब तो खैर एर्दोआन साहब हैं। तो पूरी दुनिया में इस वक्त एक ऐसी एक माहौल बना हुआ है कि डेमोक्रेटिक स्लाइड है, अमेरिका के अंदर भी एक डेमोक्रेटिक स्लाइड है, मगर कैटेगराइजेशन जो चेंज हुई है वो सिर्फ हुई है पाकिस्तान की। सैडली ये हमारी रियलिटी है। ये फिलहाल के लिए मेरा वीलॉग है। लाइक, सब्सक्राइब, डू शेयर, प्रेस द बेल आइकॉन और फॉलो करते हैं मुझे आप इसके ऊपर, लेट अली शो यू के ऊपर, एक्स के ऊपर मैं आपके साथ हाजिर हूं @Ali_Mustafa। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।